ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। आज है जनाब 5 फरवरी, यौम यकजहती कश्मीर। आज के दिन हम बड़े जोशो बलबले के साथ मनाते हैं और इजहार यकजहती हम इजहार करते हैं हमारे जो कश्मीरी बहन भाई जहाँ पर जुल्मो बरबरियत की फ़िज़ा कायम है। 1.5 साल हो गया, उससे ज़ायद का अरसा हो गया है। कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट नहीं, किसी किस्म का फ़ोन नहीं, कोई जनाजों को कंधा देने वाला नहीं, बच्चों के स्कूल्स बंद, कुछ नहीं। सारा जो एक जिंदगी का निजाम है, जो पहिया जाम है, वो रुका हुआ है। क्या ये सब करने से उन जालिमों को लगता है कि अगर वो बुरहान मुजफ्फर वानी को और डॉक्टर मनान की आवाज बनेंगे नियो पाकिस्तान में? मेरे साथ जो मेरे मेहमान आज मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं, उनका मैं तारुफ आपसे कराती चलूं। हमारे आज के फर्स्ट गेस्ट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बड़ा नाम, हमारे बड़े मशहूर नामवर सहाफ़ी पीजे मीर साहब। थैंक यू सो मच, आपने आज के इस खास ट्रांसमिशन में आपने वक्त निकाला। उनके साथ जनाब तशरीफ रखते हैं नामवर सहाफ़ी मलिक सलमान साहब। थैंक यू सो मच, आपने आज के इस खास दिन पर टाइम निकाला। जनाब आज के जो हमारे अगले मेहमान हैं, जिनका मैं तारुफ आपसे करवाने जा रही हूँ, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इनको बहुत मकबूलियत हासिल हुई, बहुत मकबूलियत मिली, बहुत ख़ास मेहमान हैं। पंजाब की जो खुशबू है इनकी रग रग में वो समाई हुई है। बड़े ज़बरदस्त जनाब सिंगर हमारे साथ AB चट्ठा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल रहमान चट्ठा साहब। इनसे भी आगे चलकर हम कुछ फरमाइश करेंगे आज के इस खास दिन पर, जो हमारे जज्बे आज के दिन उभरे होते हैं। पहले पूरा साल मैं बात करूंगी कि हर दिन कश्मीर डे हमारे लिए कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब हम फरामोश कर सकें या भूल सकें कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे पहले मैं आवाज़ आपसे करूंगी ये सर कि तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। 19 अगस्त 2019 में ये मामला हुआ जब भारत की जानिब से ये स्टेप लिया गया, कर्फ्यू नाफिज किया गया, और तब से लेकर आज तक वहाँ पर ज़िंदगी का जो पहिया पहले भी जाम था, अब बिल्कुल भी तसव्वुर में नहीं है। नबिया, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वेल डन न्यू टीवी टू रिमेंबर दिस डे। और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं कि जो अपने आप पे तनकीद लेना पसंद ना करें। तो मैं अपने घर को पहले देखता हूँ कि मेरा घर ठीक है या नहीं है। कश्मीर पे हम 70 साल से बात कर रहे हैं, हम इसको हाइप पे लेके जाते हैं, फिर हम बैक फुट पे हो जाते हैं, और ये चलता आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, 1.5 साल से देखें लॉकडाउन हो गया, हमने इन पे प्रेशर कम कर दिया। हमें चाहिए कि ये प्रेशर हम इंटरनेशनल प्रेशर इन पे डालें, इन पे सैंक्शंस डलवाएं, और हर प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके हम कहें कि देखो ये निहत्ते कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है। क्या लोगों को पता नहीं है मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं? क्या लोगों को पता नहीं है कि प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे हुए इन्होंने? क्या आपको पता नहीं है पेलेट्स इन्होंने यूज किए हैं? क्या आपको पता नहीं है इन्होंने फोर्स्ड मैरिजेस किए हैं? क्या आपको पता नहीं है इन्होंने बाहर से लोग ला के बसाना शुरू कर दिए कश्मीर के अंदर? क्या आपको पता नहीं है कि इनकी मूवमेंट्स टोटल बंद है? कश्मीरी लीडरशिप इज टोटली अंडर लॉक एंड की। तो ये हमें चीज़ें बतानी चाहिए। स्कूल्स में बच्चे जा नहीं सकते हैं। आप कश्मीर को 2021 में 70 साल पीछे लेके चले गए हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, इनके एजुकेशन कोई नहीं है, आपके पास कोई राब्ता नहीं है इंटरनेशनल दुनिया के आगे। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ये मुस्लिम उम्मा जिसको कहते हैं, ये एक लफ्ज़ बात नहीं करती है। मुझे शर्म आती है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कि जहां एक ट्रेन के अंदर बच्चा गुम हो जाता है तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं, बच्चे की चिड़ी एक उड़ जाती है, उस पर आपको न्यूज़ आ जाती है। हमारे क्या इन बच्चे कश्मीरियों का इनका खून नहीं है? सर मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगी। जब अगर कहीं दूर नहीं जाते हम लोग, पिछले साल की बात कर लेते हैं, और पिछले साल अगर आपको मार्च का महीना याद हो, अगर आप भूले तो मेरे ख्याल से हमें से कोई भी नहीं, कोविड आया था ना, एक बीमारी आई थी, एक खौफ की फजा बरकरार हुई थी, कैसे घरों में सब लोग बैठ गए थे, कैसे मॉल्स बंद हो गए थे, बाजार बंद हो गए थे, सिर्फ जरूरत के तहत निकलना था। तो क्या महसूस हमें हो रहा था? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हॉस्पिटल जाने से हम लोग घबराते थे, लेकिन फिर भी हम जाते थे। लेकिन क्या कैफियत थी मीर साहब, हम लोग साइकोलॉजिकली कितना सिक फील करना शुरू हो गए थे। एक वक्त आया था तो जो सालों से
سالوں سے وہاں پر ان حالات میں رہ رہے ہیں, ان کی نفسیات کیسی ہوگی, ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبیہ, یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ کشمیریوں پہ نہیں ہے لوگ اکیلے لگتا, وہاں تاملز ہیں, ناگاز ہیں, یہ خالستان موومنٹ ہے, اس کے بعد آپ یہ اسام میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, وہاں اتنی انڈیجنس موومنٹس ہیں انڈیا کے اندر کہ اگر یہ اپنا رخ صحیح نہیں کریں گے, میں آج آپ کو اس ٹی وی کے وسوط سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دن یہ دور نہیں ہے, ایک سکھ اٹھے گا جس طرح وہ اندرا گاندھی کے پر گیا تھا, وہ مودی پہ جائے گا. آپ دیکھ لینا, یہ میں نے بڑی ڈیپ انالیسس اس کی ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا, یہ کشمیریوں کو لے لو, سکھوں کو لے لو, تاملز کو لے لو, دالتس کو لے لو, میزوز کو لے لو, ناگاز کو لے لو, اتنا انہوں نے ان کو سپریس کر دیا ہے. somebody will come and take him out because enough is enough. انڈیا میں بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم سب کو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ خراب لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ان اچھے لوگوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا اور ایکسٹریمسٹ کو جگہ دے دی ہے, ایکسٹریمسٹ کو جگہ دے دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر سے اچھے لوگوں کی آوازیں, اپنی گروپس ان کی جو ہے وہ گروہ بندی ہو چکی ہوئی ہے, اور وہی بات کہ اچھے لوگ پیچھے ہو چکے ہیں, لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ہمیں قدم آگے دکھائی دیتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دہشت گرد کون ہے, یہ تو آپ کے ہندوستان کے اندر ایک دہشت گرد یہ لگی ہوئی ہے, یہ کیا کہتے ہیں جنٹا, یہ گورنمنٹ بھی آپ اس کو کہیں یہ جنٹا ہے, کیونکہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا کہتی ہے کہ انڈیا از ون آف دی بگیسٹ ڈیموکریسی, بگیسٹ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی اور مضبوط جمہوریت والے دعوے دار کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ڈیموکریسی کا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ آج یو ریمائنڈڈ می آف دس, دیکھو اگر ہم نے کشمیر پہ بات کرنی ہے, ہمیں کشمیر سینٹرز کھولنے, میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے, فیس ٹو فیس کہا ہے کہ کشمیر سینٹرز لنڈن کھولو, برسلز کھولو, واشنگٹن کھولو, کیونکہ آپ اور میں ہم یہاں بات کریں گے, ہم اپنے پاکستانی عوام کو, اور جہاں بھی کہاں تک آواز پہنچے گی, کہاں تک. تو جیسے کہ آپ نے میں نے آپ سے جب پہلی گفتگو کی کہ آپ نے بولا کہ جو اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے, اور اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے تو وہ پریشر بلڈ کرنا ہے, اور وہ پریشر کیسے بلڈ کیا جائے گا. خان صاحب نے بھی اپنی جب حکومت میں آئے تو شروع میں انہوں نے بڑی زبردست ان کی سپیچ اور بہت اپریسیشن ان کو ملی, لیکن وہ لگا کے بعد میں آ کے وہ پریشر, شاید اس پریشر کی آپ نے بات کی کہ وہ مسلسل مینٹین کیے رکھنے کی ضرورت ہے. اس پر بات کریں گے, گفتگو کریں گے. سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے اور مہمان بھی موجود ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا, چھوٹی سی شارٹ بریک ہے. پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو ہماری جاری ہے کشمیر ڈے کے حوالے سے. آج ہمارے جو مہمان ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. سلمان کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی, اور ان سے بھی میں اسی بات پہ کمنٹ لینا چاہوں گی کہ اتنا لمبا, اتنا زائد عرصہ گزر چکا ہے. سلمان, جیسا کہ میر صاحب نے بات کی, میں ایگری کرتی ہوں اس سے کہ ہمیں اس پر پریشر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. پھر خان صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی جب وہ گئے, یوں وہاں پہ ان کا خطاب ہوا, لیکن کون آئے گا, کون آ کر کیا کرے گا, کیسے ہوگا سب کچھ, اس پورے سرکمسٹانسز میں 1.5 سال کا تو عرصہ گزر چکا ہے. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل, جو آج انڈیا نے کیا ہے, جیسے انہوں نے کشمیر کو جس طرح بہت فورس اپ کر دیا, اور کشمیر کے اندر وہ آگے, اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو وہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. یہ کوئی مودی گورنمنٹ کی پلاننگ نہیں تھی, یہ بات بہت پہلے سے چل رہی تھی کہ ایک دن آئے گا, وہاں ہم اسٹیڈیم بنائیں گے, وہاں پر ہم میچز شروع کر دیں گے, انٹرنیشنل اسٹیڈیم بن جائے گا ہمارا, اینڈ سو آن. یہ پلان چلتا آ رہا ہے. اگر میں کوٹ کروں ہماری فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی کھر کو, جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ خان صاحب نے کشمیر کا ایشو اٹھا دیا, وہ یو این کے پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کو انڈورس کیا کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. تو انڈیا نے جو 10 سال میں کرنا تھا وہ انہوں نے آج کر دیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ اس گورنمنٹ کو کوٹ کریں, یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ جو ہم نے سٹانس لیا ہے یہ ہم نے سپیڈ اپ کر دیا ہے, یعنی کہ کیٹلسٹ کی طرح ہم نے پرفارم کیا ہے. یہ گورنمنٹ کہتی ہے یا ایسا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ they have started moving faster, but what is the track, what is the end to all this, کیونکہ کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. میں اسے پر آپ کی بھی کمنٹ لوں گی, یہ بات مکمل ہونے کے بعد. اگر آپ صرف پاکستان کی 4 ورژن لے لیں, انڈیا کی 4 ورژن لے لیں, تو آپ کو پتا چلے گا what پاکستان wants. پاکستان وانٹس کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں, تو کشمیر کا ریپرزینٹیٹو آپ کی میٹنگز میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ کا کشمیر کا اپوائنٹڈ نمائندہ پاکستان سے ہوتا ہے, کشمیر سے نہیں ہوتا.
So we have to make sure کہ اگر ہم کشمیریز کی بات کر رہے ہیں, کشمیریز کو رائٹ دینے کی بات کر رہے ہیں, تو ڈیسیجن میکنگ کی پاور بھی کشمیر کو دی جائے. On the other hand, what India is doing it, انڈیا اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے, لیکن انڈیا سیکولرزم کے اگینسٹ پرفارم کر رہا ہے. اس نے انڈیا کے ساتھ اس نے کشمیر کے ساتھ جو کچھ کرنا شروع کیا ہے, اور جیسا کہ مشال ملک صاحبہ نے 2 دن پہلے ایک کانفرنس میں کوٹ کیا کہ اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ وہ کشمیر کے اندر امبانی گروپ ہے, وہ ہاؤسنگ وہاں پہ سوسائٹیز قائم کرنا شروع کر دی ہیں. انہوں نے فارمر انڈین سولجرز کو وہاں پر رہائش دینا شروع کر دی ہے. یعنی کہ وہ ایک نازی آئیڈیالوجی جس کا پرائم منسٹر عمران خان ہر جگہ جا کر انڈورسمنٹ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, وہ ہمیں ریالٹی نظر آتی ہے. But what we are up to, what we are going through, we are again discussing, we are again lobbying. جیسے سر نے کہا کہ مسلم امہ آواز نہیں اٹھاتی, تو ہم تو ابھی بھی ادھر ہی ہیں کہ مسلم امہ ایک دن اٹھے گی, ہم فورن پالیسی مضبوط کریں گے. ہم ایک دن کب آئے گا, یہ سوال میرے خیال سے کہ ہر کشمیری کے, پاکستانی کے ساتھ ساتھ ہر کشمیری کا بھی ہے کہ وہ ایک دن کب آئے گا اور کون اٹھے گا. بہت ساری ویڈیوز جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر, تو ہمارا وہ دیکھ کے, میرا وہ دیکھ کے, میں ایک ماں ہوں اور ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بچے کو خراش بھی آئے, یا اگر وہ گرتا ہے یا جب وہ چوٹ کھاتا ہے تو ہم تصور ہی کرتے ہیں کہ نہیں, ہی از فائن, شی از اوکے, یہ ٹھیک ہے. اور جب ہم وہ ویڈیوز ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ ایک بچہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے اس کی آخری دموں تک, اور وہ بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے, لاش پڑی ہے زمین پہ, بچہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, پاس فوجی موجود ہیں. کیا وہ بچہ, آپ نے اس کی پوری لائف ڈسٹروائے کر دی, آپ نے ختم کر دی اس کی ذہنی کیفیت, ذہنی حالت, اور وہ چھوڑ نہیں رہا اس جسم کو, اس لاش کو چھوڑ نہیں رہا. میرا دل دہل جاتا ہے. یہ وہ بات نہیں ہے ہم پولیٹیکل چیزیں سلمان ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا, یہ سب چیزیں ایک طرف, لیکن یہ جو جذبات ہیں یہ ایک طرف. یہ صاحب بالکل صحیح بات کہیں. سلمان نے بھی ایک بڑی اچھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, جو کہ میں نے بہت پہلے بھی کیا ہوا ہے ریز ود دا پرائم منسٹرز, کہ دیکھیں جب ہم ڈائلاگ پہ جاتے ہیں, مونولوگ پہ نہیں جاتے ہیں, تو دا کشمیریز ہیو ٹو بی آن بورڈ فرام دا انڈین سائڈ ایز ویل ایز فرام دا پاکستان سائڈ. وہ میر وائز بیچارہ کبھی آواز نکال دیتے ہیں یا کوئی اور شیخ عبداللہ کا بیٹا کر دیتا ہے, ان کو بند کر دیتے ہیں. ہم اس رستے پہ نہیں کبھی بھی گئے. ہم نے آج تک کسی کشمیری لیڈر کو نہیں اریسٹ کیا, اور نہ کرتے ہیں ہم. بٹ جب بھی ڈائلاگ ہو, ہی از ایبسولوٹلی رائٹ, ہمیں چاہیے کہ ان کو آگے لے کے چلیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, جو عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جانتے ہیں ان دا کوریڈورز آف پاور کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بہت قریب آ گیا تھا ڈیورنگ جنرل پرویز مشرف ٹائم, بہت قریب آ گیا تھا. پھنس کہاں گئے تھے, وہ کہتے تھے جی کہ جو یہ کوہالہ ہے ادھر تک ہماری باؤنڈری ہوگی, اینڈ کشمیر ہم اس پہ آگے بات کریں گے. جنرل مشرف ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ہی سیز نو, جگہ وہی ہوگی لیکن ہم اس سے آگے آپ سے بات کریں گے. تو مجھے یہ ملے تھے ان کے جسونت سنگھ, جنہوں نے قائد اعظم پہ کتاب بھی لکھی تھی, ایکسٹرنل افیئرز منسٹر لنڈن میں. تو میں نے کہا جسونت سنگھ صاحب, یہ کیا بات ہے کہ آپ کے بھی لوگ مر جاتے ہیں, ہمارے شہید ہو جاتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, تو بڑے لمبا سانس میں کہتے ہیں کہ کاش میر صاحب میں پاور میں ہوتے, ہم پاور میں ہوتے تو یہ مسئلہ بھی ہم ٹھیک کر لیتے. کب تک ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. بڑی اچھی بات کی. بٹ دا کوشچن از اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ہندوستان میں شیطان آ گیا. اب وہ شیطان جو ہے آج وہ 37035A لے کے آ گیا, اس نے ریووک کر دیا, وہ دھندنا رہا ہے. تو یہ ہم نے اس میں, اور یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں ان کے ہوتے ہوئے, دیکھو جی, یا ہو کوئی ناٹ ایٹ آل, کوئی امید نہیں ہے کچھ. نمبر 1, کیوں نہیں ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہوگا, ہم یہ کر دیں. نو, ان کے کانسٹیٹیوشن میں اب کشمیر از این اٹوٹال حصہ. So it is written in the constitution, only the Parliament of India will sit and revoke it. کہ بھائی ہم یہ نہیں کرتے. لیکن وہ جب یہ کریں گے پھر اس کے بعد کیا بات ہوتی ہے, پھر بات ہوتی ہے باقی انڈیجنس موومنٹس کی. وہ کہیں گے کہ جی ہمیں بھی آزاد کرو.
अच्छा, जिसने हमें एक्सेशन पेपर्स दिए नवाब ऑफ जूनागढ़ ने, सर शाहनवाज भुट्टो ने, भुट्टो साहब फादर, एक्सेशन पेपर्स जूनागढ़ के दिए, उस पर हम बात कर ही नहीं है। देखो ना, वो तो दे गया कि ये जूनागढ़ पाकिस्तान का है, तो वो उस पर तो हम बात नहीं करते। हम इस पे लड़े हुए हैं जहाँ के हरि सिंह के आप कह लो कि एक्सेशन पेपर्स एंड इट इज ऑल लड़े मैं कहूंगी कि अड़े हुए हैं, शायद अड़े हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ा कल्प्रेट अगेन आई विल से इज द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसने पाकिस्तान को बहुत लेट डाउन किया। और आपने देखा है कि हर वजीर आजम हमारे जाते हैं या प्रेसिडेंट जाते हैं, जनरल असेंबली में तकरीर करते हैं। 2 तकरीरें मैं कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त थी, एक थी जनरल मुशर्रफ की और एक थी इमरान खान साहब की। इन दोनों की जो तकरीरें थी दे वर अराउजिंग एंड इमरान वाज मच मोर इम्प्रेसिव। मतलब कि पूरी नेशन ने, पूरी कौम ने फील किया कि जो शायद अंदर से जी उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामोफोबिया को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या इस्लामोफोबिया, क्या तुम बात कर रहे हो? तो हर जगह पीक पकड़ी हुई थी उसमें इस्लामोफोबिया, और ये सारा एजेंडे के तहत मतलब कि बात की जा रही थी इसके ऊपर। सोशल मीडिया हैशटैग हमारा बड़ा यूज किया जाता है उस पे। यहां हम मार खाते हैं। हमारे वजीर आजम ने तो कह दिया इंडिया की PR इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। हमने इसको न्यूट्रलाइज करना है। मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने एक रखा था, एक क्या नाम था सलमान, वो जो भुट्टो का भी वो कर रहा था PR हमारा मार्क, जिसने वे नजीर का भी कह दिया था कि उसको पता है ये वो, तो वो हमारा लॉबिस्ट था, हम उसको $1 मिलियन दे रहे थे। हमें चाहिए लॉबिस्ट इन द सेनेट, हमें बिकॉज हम बड़े तकड़े हैं, ठीक ठाक है बरतानिया में, जो रिप्रेजेंट उस तरीके से जो हमारा केस प्रेजेंट करे, यस प्रेजेंट करे। PR की आपने PR की बात की कि इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इंग्लैंड के अंदर, UK के अंदर हम वहां तकड़े, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वहां, हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर मेंबर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन और कश्मीर ओरिजिन। इंडिया में आप देखो आज 12-14 उनके लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर। क्यों? बिकॉज दे आर मोर प्रोएक्टिव। हमारे अब शुरू हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। सो जब तक हम अपना केस प्रेजेंट नहीं करेंगे वहां तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो तब तक केस जब रिप्रेजेंट ही ठीक तरीके से नहीं होगा तो वो केस को लड़ा कैसे जाएगा, उस पर दलील कैसे रखी जाएगी, मामला आगे कैसे बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन में जहां पूरा यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स आते हैं, कश्मीर सेंटर वहां कर रहा था 42 से 44 मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज, 42 कंट्रीज, वो बैठते थे और हम उनको बताते थे देखो ये हिंदुस्तान कर रहा है। आज सेंटर बंद हो गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप मुझे दिखाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर भी हम इटू कर जाएंगे। भाई हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमने पाकिस्तान से बाहर जाके कश्मीर का कॉज करना है। आज हम मना रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो मैं आज इसके जलसे कराता, लंदन के अंदर कराता, ब्रसल्स में, वाशिंगटन में मैं जलसे कराता कि देखो कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। फलस्तीनी नहीं करते जी। मीर साहब, हमारी गुफ्तगू कश्मीर के हवाले से तो जारी ही है और हम इस पर बात कर रही हैं। एक और मसला, एक और मुद्दा इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि जिसको हम आज लाजमी हमारे शो में हम डिस्कस करेंगे। हमने मोदी सरकार की बात की, हमने उस एजेंडे की बात की, उस जुल्म बर्बरियत की बात की, उन घनघोर घटाओं की हमने बात की जो कि कश्मीर में इस वक्त जो एक फजा कायम है। लेकिन उसके साथ साथ अभी एक ग्रुप जो किसान तहरीक चली है, जो कि हुकूमत के खिलाफ सामने आके खड़ी होगी, बड़ी पीक पकड़ी, बड़ा जोर पकड़ा उस तहरीक ने। जो अमेंडमेंट्स की बात की गई, जो बिल पेश किया गया लास्ट ईयर और वो जो मंजूर हुआ, इस हवाले से मैं चाहूंगी कि हम आज के शो में लाजमी बात करें। सबसे पहले तो आपने उनकी टांग काट दी, हरियाणा आपने बना दिया। हाँ। आपने सिखों की जड़ मार के रख दी है, हरियाणा स्टेट बना के पानी वहां ले गए हो। आप इस पंजाब में पानी को नहीं, इधर वो तो बिल्कुल शोर करते हैं किसान। किसान मर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, मर रहा है, लेकिन उसको ये पानी नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये इनको भी सप्रेस कर रहे हैं। ये आपको पता है कि सिखों का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिस्सा ही नहीं है, दे आर नॉन एंटिटी, उनका कोई वजूद ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जिस आदमी, ये बेसिकली दलित की तरह इन्होंने रखा हुआ है, ये उठेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये उठेंगे और उठेंगे और ये अपना खालिस्तान लेंगे। ये तहरीक कहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है और इससे किसानों को कितना नुकसान है, भारतीय हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है या होगा? कहीं उन्होंने अपने ही तो खिलाफ एक महासुनी शुरू कर दी। इस पर बात करेंगे, छोटी सी शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। और इस पूरी सिचुएशन में जनाब जो AB चड्ढा का जो गाना है जिसको मकबूलियत मिली पाकिस्तान से बाहर कहां तक, और खासकर इस किसान तहरीक में भी, इस पर बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए।
प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर के हवाले से आज न्यू पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है। हमारे जो मेहमान हैं उनसे बातचीत चल रही है और अभी हमें एक और गेस्ट ने जनाब ज्वाइन किया है। इनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। रमेश सिंह MPA साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारी आज के इस खास दिन पर और खास ट्रांसमिशन पर। इससे पहले हम लोग किसान तहरीक के हवाले से भी सर बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि रमेश साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो मसला कश्मीर के ऊपर सर बैनुल अक़वामी सतह पर इस मसले को उजागर करने के लिए अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है 5 फरवरी का, और आप अपनी जो कश्मीर के हुर्रियत पसंद है जिस वक्त अपनी कश्मीर की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस मुल्क के साथ लड़ रहे हैं जो अपने आप को बड़ा सेकुलर कहता है, जो बड़ा दाई बनता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज बड़ी प्रोटेक्टेड है और अपने आप को दुनिया भर में पोर्ट्रे करता है कि यहाँ पे भारत के अंदर हम तमाम माइनॉरिटीज को साथ लेके चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हकीकत इसकी बिल्कुल बरअक्स है कि आप मुस्लिम्स को देख लें, क्रिश्चियंस को देख लें, सिखों के साथ तो उनकी अजली दुश्मनी है और तो और उनकी अपनी जो दलित है वो वहाँ पे महफूज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में इस पर बड़ी बात हुई, रेजोल्यूशन पास हुई और भारत तो किसी को मानता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपने इसको परस्यू करना चाहिए और मेरा ख्याल पूरे जोर के साथ इसको आगे लेके चलना चाहिए। मौजूदा हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब पिछले साल मोदी सरकार ने ये काम किया, देखिए ये मैं अक्सर जगहों पे ये बात करता हूँ, ये भारत की एक पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट की पॉलिसी है और वो उसकी कंटिन्यूटी है। ये सारे पपेट्स हैं, जिस तरह इस वक्त RSS की ये एक पपेट बैठा हुआ है मोदी, और मोदी बिल्कुल वही कर रहा है जो RSS से आ रहा है और उसके ऊपर उनकी एक स्टेट की पॉलिसी यही है कि किस तरीके से हमने वहाँ पे जो कम गिनती लोग हैं, जो मुसलमान है, ये बाकी जो माइनॉरिटीज है, उनको उन्होंने आज़ादी एक लेवल तक दे दी है। हमें एक चीज़ बड़ी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बड़ा हमें शौक होता है भारत के साथ दोस्ती करें। इमरान खान साहब भी कहते हैं मोदी सरकार आ जाएगी तो बहुत बड़ी कोशिशें भी की गई हैं इन पास्ट, बहुत ज्यादा, और हमेशा ये कोशिश हमारी तरफ से की गई है। बट हकीकत इसकी बिल्कुल भारत का देखिए, अगर उनका एक जनाब खड़ा होकर ये कह सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हम बॉर्डर्स पे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को, लिसानियत को इतना प्रमोट कर देंगे ये आपस में लड़ के उभर देंगे। तो अब हमें उस चीज को सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, दुनिया भर को ये बता रहा होगा अक़वाम आलम को कि पाकिस्तान, कश्मीर जो पाकिस्तान की शहरक है और इस वक्त जो कश्मीर के बसने वाले कश्मीरी है वो कहते हैं कि हमने एक भारत के साथ नहीं रहना और हमें आज़ादी चाहिए। तो उस तारीख को हमें दुनिया को उजागर करना चाहिए और दुनिया को आगे लेके आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसमें हम इतने कामयाब नहीं हुए। ये जो पिछला इसका हुआ है, मोदी सरकार ने जो वहाँ पे किया, आज देखिए आज क्या हो रहा है। आज कश्मीर को उन्होंने काट दिया, कश्मीर की जो एक अपनी अलग एक हैसियत थी, अब वो अलग हैसियत उन्होंने खत्म कर दी। जम्मू को उन्होंने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, इस तरीके से लद्दाख को सेपरेट कर दिया, कश्मीर को बिल्कुल काट के छोटा कर दिया और यही स्ट्रेटजी वो लेके पंजाब में आ रहे हैं। और ये उनकी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, ये जब 1984 में जब गोल्डन टेम्पल पे अकाल तख्त साहब पे अटैक हुआ और वहाँ पे उन्होंने सिख जेनोसाइड किया, आजकल वो मुसलमान जेनोसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में शायद वो किसी और माइनॉरिटी को पकड़ के जेनोसाइड उसका शुरू कर देंगे। तो ये उनकी वही जो पॉलिसी जिसके मैंने पहले जिक्र किया उसकी कंटिन्यूटी है। तो हमें अब ये देखना ये होगा पाकिस्तान को, क्योंकि हमने बड़ा क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान जो है वो जाहिर सी बात हम क्लेम इसलिए करते हैं कि कश्मीर हमारा, तो हमें फिर उस हिसाब से दुनिया भर को ये बताना होगा ताकि अक़वाम आलम आगे स्टेप फॉरवर्ड करे और दुनिया इसमें अपना अक़वाम आलम इसमें रोल प्ले। भारत में जो सर अभी ज़रई इस्लाहात की गई और हमने देखा कि उस पर जो किसान तहरीक चली और बड़ी मुखालफत में किसान बड़े ग्रुप्स में बाहर निकल कर आए, ये भी क्या किसानों की मौत का परवाना है, आप समझते हैं इसको? देखिए मैंने जिस तरह पहले अर्ज की, जब पार्टीशन हुई 1947 में, गलती हुई, उस वक्त सिखों को अपनी अलग रियासत ले लेनी चाहिए थी, ऑफर भी थी, नहीं हुआ। खैर उस वक्त जो नेहरू था, नेहरू ने बड़ा लॉलीपॉप दिया सिखों को कि हम आपको अलग शराकत देंगे। और फिर अगर आपको याद हो 1960 में अकाली दल ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोर्चा लगाया था पंजाब में, और वो मोर्चे की एक बुनियाद जो यही थी कि आपने कहा था कि पंजाब की अपना एक तशख़्ख़ुस होगा, एक अपनी शनाख्त होगी और पंजाब को आप ऑटोनॉमी देंगे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस वक्त 1960 से लेकर 1968 तक एंड लेट 60 तक वो पूरा मोर्चा चला और उसमें बहुत सारे सिखों की शादी हुई। ये अकाली दल वही है जो पुरानी एक सिख जमात और जो पूरी सिख कौम को आगे लीड करती है। उसके बाद आप देखें 1984 में गोल्डन टेम्पल पे अटैक होता है, फिर सिख जेनोसाइड होता है। दिल्ली के दंगे किसी को नहीं भूलेंगे। नवंबर 1984 में जिस तरीके से सिखों की नस्लकुशी की गई और सिखों को खासकर दिल्ली के अंदर सिखों को घरों से निकाल के बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को, सबको निकाल के उनके गले में टायर डाल के उनको जलाया गया।
और फिर 1992 में जब मूवमेंट पीक पे गई, उस वक्त जाहिर सी बात है ये चीज़ें, ये कॉन्टिन्यूटी है ना किसी चीज़ का। आप जब किसी को इतना तंग कर देंगे, इतना सप्रेस कर देंगे, इतना दबा देंगे, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्ट करेगा। फिर 1992 में इन्होंने पूरा एक प्लान किया और इन्होंने जितने नौजवान थे उनको घरों से निकाल कर उनको शहीद किया। अब ये जो किसान है, किसान अब ये कह रहा है कि पंजाब को तो आपने पहले तकसीम किया, जब पार्टीशन हुई 62% आई थिंक पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है, 38% भारत में गया। अब उस 38% को उन्होंने काट के हरियाणा और फिर पंजाब और फिर एक और स्टेट में उसको तकसीम कर दिया। अब भारत का पंजाब, मैं क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं पंजाब गया हूँ, भारत का पंजाब, हमारा पंजाब क्रॉस करने में टेक्स मोर देन 14 आवर्स। अगर हम अटक से चले, हम उधर रहीम यार खान सादकाबाद क्रॉस करते, टेक्स 14 आवर्स। भारतीय पंजाब 4 घंटे में, आप अमृतसर से निकले 4 घंटे में हम अम्बाला पहुंचे, भारतीय पंजाब खत्म। अब उनके पास ऑलरेडी फर्टाइल लैंड जो है वो बहुत कम है वहाँ पे। अब आप वहाँ पे जब ऐसी प्रमोट कर रहे जो वहाँ पे बड़े ग्रुप है, टाटा ग्रुप है एक दौर, और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ड्रामा रचा के, पर्पस उनका ये है कि किसी ना किसी तरीके से किसान। सर इसी पर्पस पर इन डिटेल गुफ्तगू भी हम करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ये भी चट्ठा का जो गाना था वो इस तहरीक में, चूंकि ये तहरीक की बात हो रही है, भारत की तरफ से भी इस पर बड़ा रिएक्शन आया, बड़ा मुद्दा बना और मकबूलियत भी हासिल हुई। ब्रेक से वापस आने के बाद हम हमारे मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे और आज का जो हमारा उन्वान है यौम कश्मीर और किसान तहरीक के ऊपर भी हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बेबी चट्ठा जनाब, बहुत ही वधिया, बहुत चंगा गाना तुसी गाया। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹ ਜਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਾਣਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਾਣਾ? ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕरें ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ? ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਸੁਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ, ਜੱਟ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। बस वो दर्द में जड़ा ना दिल च रख के लिख देता गा भी। सर आप अगर कुछ कहना चाहें, बागी गाना बहुत मकबूल हुआ इनका। मैं अभी ना अपने फ़ोन पे वही क्लास कर रहा था, ये मुझे कुछ दिन पहले ये भारत से कुछ दोस्तों ने भेजा। जैसे मेरी पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी ये थी कि शायद वहाँ के किसी कलाकार ने गाया,
ये तो मुझे बाद में फिर पता लगा कि नहीं, हमारे पाकिस्तान का कोई चट्ठा साहब है जिन्होंने ये सॉन्ग गाया, तो आई रियली अप्रिशिएट। और ये देखें ना, ये जिस तरीके से ये सॉन्ग गाया गया, ये वहाँ की सही अक्कासी कर है। और इस सॉन्ग के अंदर जिस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह की बात की, हरि सिंह नलवा की बात की और बहुत सारे सूरमों की बात की, उसके साथ साथ वो जो हमारे इस धरती के जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो वली हैं, जो खुदा के बुजुर्ग बंदे, उनका फिर उन्होंने जिक्र किया कि ये धरती वारिस शाह की है। तो हम पैगाम यहाँ से अमन का भी दे रहे हैं, हम अमन पसंद कौम, अमन का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट, और मैं ये समझता हूँ जिस वक्त किसान मूवमेंट चल रही है भारत के अंदर, इस पर सर डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि हेडलाइंस ब्रेक का वक्त हो चुका है। हेडलाइन ब्रेक जरूरी है। ये सारी मिठी मिठी सोनी सोनी गल्ला सारियां ये भी चठनाल भी जारी ने। तो आज का हमारा यौम कश्मीर के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू मेहमानों के साथ जारी है। स्टे विद अस, शॉर्ट ब्रेक है, कहीं